आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। आप जैसा व्यक्ति जो पत्रकार है, जो जानता है कि शब्दों का जो ये पूरा खेल है, शब्दों की पूरी जो बाजीगरी है, उसमें एक शब्द इधर और एक शब्द उधर आने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पर हम किसी एक जात के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं मेरी पार्टी का झंडा अगर पीले रंग का रहता था तो मैं बोला होता कि मैं पूरे महाराष्ट्र को पीला रंग में रंग दूंगा करके। नीला होता तो मैं कहता था कि पूरे महाराष्ट्र को मैं नीला कर दूंगा करके। क्या शब्दों को लेकर सावधानी नहीं बरतनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? मोमरा में घुसने नहीं देंगे, हम पूरा हरे से रंग देंगे। यूनुस शेख जो शहर के वालिद है, उन्होंने जो बयान दिया था वो पार्टी उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं थी। का विरोध के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डिसेंसी झलकनी चाहिए। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस ताल्लुक से हमने यूनुस शेख साहब से भी बात किए थे कि इलेक्शन हो गया। आप मुझे ये बताइए कि क्या भारत में एक तरफ जब बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है इम्तियाज साहब, तो क्या आप ये चाहते हैं कि MIM भी धर्म की राजनीति करे? नीतीश राणे का मैंने एक ऑडियो सुना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उनके वालिद, उनके भाई, सब मंत्रियां हैं, नेता है उसमें। उनका स्टेटमेंट है कि हम मस्जिद में घुस कर मुसलमानों को मारेंगे करके। क्या पुलिस एक सादी नोटिस उनको दी है? जो हिंदुस्तानी मुसलमान जो गर्व के साथ ये कहता है कि ये मेरा देश है, और हम भी MIM वाले भी पूरे फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि ये देश हमारा है, और जो भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कानून मेरे लिए अलग बना हुआ है और कानून उनके लिए अलग बना है? शहर के लिए, बच्ची के लिए अलग कानून सेक्शंस बने हुए हैं और उनके लिए अलग सेक्शंस बने? ऐसा तो नहीं है। क्यों धार्मिक नारों को लेकर आ रहे हैं? अगर एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारों से फिर हम एतराज कैसे कर पाएंगे? हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लगातार आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ लोगों की जो धर्म और राजनीति का मेल करते हैं। धर्म और राजनीति के मेल से ही देखिए तीसरी बार हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मुझे एतराज नहीं होगा अगर आप या तो सारे धर्मों के नारे लगाइए या आप किसी धर्म का नारा मत लगाइए। हम भी चाहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो पार्लियामेंट से कर दी जाए, तो वहां पे अगर इसकी शुरुआत हो जाए और वहां पर प्रधानमंत्री ने अगर ये ऐलान कर दिया कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के अंदर धार्मिक नारे नहीं लगाए जाएंगे, हम पूरी तरीके से हम उसका पालन करेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कई रोज पहले एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने पेश हुई थी। उस वीडियो में मैंने एक तरह से आलोचना की थी MIM की उस नीति की, जिसमें उनके नए नए चुने गए कॉरपोरेटर्स जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मुझे लगा कि बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि ये सब जाहिर करते हुए कि जिस तरह की बहुसंख्यकवादी और हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति को पिछले 12 साल में हमने देखा है, नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी BJP के जरिए आगे बढ़ाया गया है, उसकी मैं हर रोज आलोचना करती रही हूँ। लेकिन मैंने कहा था कि क्या इसका जवाब हो सकता है दूसरी तरह का बहुसंख्यकवाद? हालांकि हर तरह के, मैं कहूंगी, सफाइयां, क्लैरिफिकेशन MIM की तरफ से आए या कॉरपोरेटर्स की तरफ से आए, उस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि उन बयानों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आज भी मेरे पास WhatsApp पे वो बयान आया जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सहर शेख का बयान और उनके पिता यूनुस शेख का बयान। कमेंट सेक्शन में कई हजार लोगों ने कमेंट किए और पूरे तरीके से जो कमेंट सेक्शन था वो बटा हुआ था। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि इस बहस को आगे ले जाने की जरूरत है, और इस बहस को आगे ले जाने के लिए मेरे साथ इम्तियाज जलील साहब मौजूद हैं। पूर्व सांसद हैं, MIM के, पत्रकार भी रह चुके हैं, एक लंबी जिंदगी उन्होंने जी है और काफी अपनी जिंदगी में कहूंगी प्रयोग किए हैं उन्होंने। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद से जुड़ने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो द वायर के दर्शकों ने देखा, इससे पहले कि मैंने ये सवाल आपसे पूछा, इस वीडियो में आप बाकायदा सहर शेख के साथ बैठे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को इससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, और बाकायदा आपने कि कैसे हराया इस बयान को आपने रिपीट करवाया अपने साथ बैठकर सहर को। मुझे बताइए क्या हुआ? देखिए आरिफा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं इस रोल के अंदर बैठा हुआ हूँ, हम साथ में काम किए हुए हैं। देखिए, एक नौजवान बच्ची राजनीति के अंदर आती है और पहले तो सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि MIM पार्टी जो है ये महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती है। इनके स्टेज के ऊपर ये जब नियुक्तियाँ करते हैं तो इसमें महिलाओं को नहीं देते हैं। एक नौजवान बच्ची को मौका मिला MIM पार्टी से लड़ने का। वो NCP पार्टी से जुड़ी हुई थी। वहाँ के जो NCP के नेता हैं, उनके वालिद साहब कई सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे। और जब टिकट बँटवारे की बात आई, टिकट देने की बात आई,
तो अभी दोपहर में दे रहा हूँ, शाम में दे रहा हूँ, रात में 1 बजे दे रहा हूँ, सुबह 3 बजे दे रहा हूँ, शाम में सुबह 5 बजे दे रहा हूँ और 6 बजे ये खबर आती है कि भाई उनको टिकट नहीं मिल रहा है करके। ये सहर शेख जो एक नौजवान बच्ची है, पढ़ी-लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, उसके वालिद साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और उनको सुबह-सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। वो इतना बड़ा सदमा ले लेते हैं कि मेरा एक दोस्त जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के लीडर है, वो मेरे साथ कैसा धोखा कर सकता है करके। खैर वो एक अलग बात रही है, लेकिन वो बच्ची ने है तो वो तड़प देखी थी अपने बाप की, कि अपनी बच्ची के लिए वो राजनीति में कदम रखने के लिए जो मेहनतें, कोशिशें कर रही थी। ठीक है, उनको टिकट नहीं मिला, वो हमारे पास आई, हमने फ़ौरन है तो उनको टिकट दिया, उनके लिए मैं खुद जाकर प्रचार किया, प्रचार सभा लिया और नतीजा ये हुआ कि वो बच्ची जीत कर आ गई। अब स्वाभाविक है कि जिसने अपने बाप को इस तरीके से तड़पती हुई हालत के अंदर देखा और इतनी कठिन मेहनत करने के बाद वो जीत कर आती है, तो स्वाभाविक है कि एक नौजवान बच्ची होने की वजह से पहली मर्तबा राजनीति में कदम रख रही है, तो उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिया। कैसे हराया, वो तो अब मतलब ऐसा हो गया है कि वो एमआईएम का एंथम वो हो गया है करके। और दूसरा फिर उसने जो भी बात कही है कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर मुमरा को हम हरा कर देंगे। मैं इसके अंदर कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट नहीं देख रहा हूँ और जितने भी जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उस पार्टी का हूँ बोल के कह रहा हूँ। लेकिन मैं एज़ अ न्यूट्रल पर्सन भी बनकर अगर देखता हूँ, तो जब बीजेपी यहाँ पर और शिवसेना एकनाथ शिंदे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जीती है, तो उन्होंने कई सारे होर्डिंग्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगाए कि आता भगवा का रंग झालेला आहे, भगवा मतलब जो सैफरन है, उसकी जीत हुई है करके। एमआईएम पार्टी के झंडे का रंग हरा है। उस बच्ची ने अगर ये कहा है कि हम आने वाले 5 साल के अंदर इनको सबको यहाँ से खदेड़ देंगे। इनको सबको का मतलब कहाँ से आप ये कंक्लूजन के ऊपर पहुँच जाते हैं कि ये किसी एक जात, धर्म या दूसरे धर्म के लोगों के लिए बोल रही है करके। स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टी के अंदर एमआईएम का कोई वजूद नहीं था वहाँ पर। आज अस्तित्व पैदा हुआ, 5 सीटें हमने जीते हैं, तो उसका बोलने का मकसद यही था कि हम जी, एनसीपी ठीक को है, यहाँ से पूरी तरह खत्म कर देंगे ठीक है, और एमआईएम को लेकर आ जाएँगे। लेकिन बिल्कुल। इतना बड़ा बहू बनाया गया अल्फा जी हुँ। कि मतलब देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। बिल्कुल, तो आपने ये कहा इम्तियाज़ साहब आप उन्होंने कहा कि हम मुमरा को हरा कर देंगे, आपने कहा मुमरा नहीं महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, हरे रंग से रंग देंगे, ये आपने बयान दिया था। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि न सिर्फ़ कि आपने एक लड़की को बल्कि एक बिज़नेस वुमन को और एक युवा लड़की को मौका दिया और यही इसी तरह की राजनीति तो हम देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि आपने बयान अच्छी नीयत से दिया, आपने मतलब सहर शेख ने बयान अच्छी नीयत से दिया, पार्टी के झंडे की उन्होंने बात की, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या आप जैसा व्यक्ति जो पत्रकार है, जो जानता है कि शब्दों का जो ये पूरा खेल है, शब्दों की पूरी जो बाज़ीगरी है, उसमें एक शब्द इधर और एक शब्द उधर आने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो तथाकथित दरबारी मीडिया है, पूरा सोशल मीडिया है, उसके 90-95% हिस्से पर इन भगवा ताकतों का पूरा कब्जा है। टेलीविज़न चैनल सहर शेख की एक लाइन को, आपकी आधी लाइन को किस तरह से वो प्ले करेंगे, किस तरह से पूरे पहले से ही जो कितना पोलराइज़ समाज हमारा हो चुका है, उस समाज को और ज़्यादा पोलराइज़ करके मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़ी जातियों को, उन सबको नुकसान पहुँचाएँगे। क्या मुझे आप ये बता रहे हैं कि आपको इस बात का इल्म नहीं है कि इस बयान को किस तरह से प्ले किया जा सकता है? देखिए आरिफ़ा जी, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि एक एक बच्ची के इस बयान को पूरे देश भर का एक इश्यू बनाया गया। सारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट होने लगी। वो बच्ची की इस तरीके से आलोचना होने लगी मानो उसने कौन-सा है तो आतंकी ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया है या कौन-सी ऐसी बात कर दी है कि जिसकी वजह से देश पूरी तरह संकट में आ चुका है। हमने इस बात को है तो इग्नोर किया था और हमने एप्रिशिएट किया था कि एक बच्ची ओपन में आके इस तरीके का बयान दे रही है करके और वो बिज़नेस वुमन नहीं है, वो एक एजुकेशन अभी परस्यू कर रही है, बहुत हाइली क्वालिफाइड लड़की है। हम उसको प्रमोट करना चाह रहे थे। हमने पार्टी की तरफ से इसके ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जो अंदर की बात मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसको किस तरीके से कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की, किस तरीके से इसको एक पॉलिटिकल बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश की कि एक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, क्या नाम है उनका? तो किरीट किरीट सोमैया। हाँ, किरीट सोमैया।
किरीट सोमैया साहब वहां पे पहुंच गए, पुलिस स्टेशन में जाके है तो एफआईआर कराई गई कि ये बच्ची ने इस तरह का किया है। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि इसमें कहाँ वो बच्ची ने ये बताई है, धमकी दी है कि हम यहाँ से हिंदुओं को यहाँ से भेजा वो कर देंगे, तो उनका बयान भी आपने चलाना चाहिए और सुनना चाहिए कि किस तरीके से वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, उनका मकसद तो यही था करके। भाई आप कौन होते हैं कि मकसद कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए उसमें। और अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस का जो रवैया था, मुमरा पुलिस का, वो इस तरह का था कि देखिए साहब, ये किरीट सोमैया साहब आ रहे हैं, आपको हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं, आप इसका फौरन जवाब दीजिए, आप माफी मांगिएगा करके। मैंने जब जाने का निर्णय लिया, मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा करके, तो उस वक्त हमने ये निर्णय लिया, जब पुलिस वाले उस बच्ची को ये कह रहे थे कि कल सुबह सुमैया जी आने वाले हैं ये केस के बारे में पूछने के लिए, तो आप अगर अपना माफीनामा नहीं देंगे तो हो सकता है आपको गिरफ्तार किया जाए करके। आरिफा जी, कैन यू इमेजिन, ये देश क्या मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वाले चलाएंगे या कानून के आईपीसी सेक्शंस या जो नए सेक्शंस आए हुए उस हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा? चंद आप गुंडे मवालियों को लेके जाके पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आप दबाव डालते हैं कि वो बच्ची अगर माफी नहीं मांगी तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, वो बच्ची को अरेस्ट करना पड़ेगा, तब मैं गया और तब मैंने जाकर ये बोला है कि अगर ये बच्ची के ऊपर तुम कार्रवाई कर सकते हैं ये सोचकर कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो चलिए मैं आज ये स्टेटमेंट देकर जा रहा हूं, ये बच्ची ने मुमरा का बोली है, हम पूरे महाराष्ट्र को हरा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है ये बात कि आपकी इसका ठीक है कतई, सुनिए ना आरिफा जी, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पर हम किसी एक जात के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं, मेरी पार्टी का झंडा अगर पीले रंग का रहता था तो मैं बोला होता कि मैं पूरे महाराष्ट्र को पीला रंग में रंग दूंगा करके, नीला होता तो मैं कहता था कि पूरे महाराष्ट्र को मैं नीला कर दूंगा करके। तुम होर्डिंग्स लगाते हो, मुख्यमंत्री साहब के होर्डिंग्स मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया जहां पर उनकी इतनी बड़ी तस्वीर लगी है और वो ये कह रहे हैं कि भगवे की जीत हुई। यानी कि मतलब क्या है? उनकी पार्टी का उनका जो मिशन है वही भगवा सैफरन रंग है, तो हमने ये नहीं बोलना चाहिए। मैं आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ, ये बात आप समझते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि इस देश में जितना इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, जो इस्लामिक प्रतीक हैं उनको लेकर जितना डर, खौफ और हिंसा फैलाने की लगातार कोशिश की गई है, ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ आपके जैसे पॉलिटिशियन से, एमआईएम से, जो बीजेपी की काट की बात करते हैं कि हम उनकी काट की पॉलिटिक्स करते हैं, कि ज़्यादा केयरफुल अपने शब्दों के साथ हुआ जाए। यूनुस शेख साहब ने भी जब ये कहा कि हम यहाँ मुमरा में घुसना बंद कर देंगे, हो सकता है उनकी ये निजी दुश्मनी थी जितेंद्र औहाद से, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बात कहा गया कि देश के हिंदुओं को, महाराष्ट्र के हिंदुओं को मुमरा में नहीं घुसने देंगे। इस तरह से टीवी चैनल ने उसको प्ले किया और उनकी भाषा, एक ऐसा व्यक्ति जो एमआईएम का नेता है, क्या आप मुझे बताइए, आप क्या उम्मीद ये नहीं करते एक ख़ास स्तर की, एक तहजीब की, कि एक स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए? इम्तियाज़ साहब, हम इतना परेशान हैं और आप भी उसमें एक शामिल हैं, आपकी पार्टी और जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, कि ये जहरीली जो भगवा राजनीति है उसको फैलाया जा रहा है, बहुसंख्यकवाद की, डर की राजनीति को। आपने कहा कि किरीट सोमैया पहुंच गए पुलिस स्टेशन, मैं तो कहती हूँ छुट भैया, एक बजरंग दल का कोई ऐसा लड़का पहुंच जाए 2 दिन का जिसको कोई जानता नहीं है, तब भी पुलिस खड़ी हो जाती है और एक्शन लेने लगती है। पूरे देश में एक बापौती चल रही है, एक राजनीति। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या शब्दों को लेकर सावधानी नहीं बरतनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? मुमरा में घुसने नहीं देंगे, हम पूरा हरे से रंग देंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस सवाल में ये भी जोड़ देना चाहती हूँ, जब एनडीटीवी ने इंटरव्यू किया सहर शेख का, तो सहर शेख कह रही है कि हम कुछ नहीं करते, हमसे तो हमारा अल्लाह करवाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या भारत में एक तरफ जब बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है इम्तियाज साहब, तो क्या आप ये चाहते हैं कि एमआईएम भी धर्म की राजनीति करे? अल्लाह ने कराया, इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी ऐसी है, शब्दावली ऐसी है कि दूसरे धर्म के आने वाले जो लोग हैं, क्या वो महसूस करेंगे आपके साथ कंफर्टेबल, आपके वोटर्स जिन्होंने वोट दिया आपको? देखिए आरिफा जी, बहुत सारे सवाल इसके अंदर आ गए हैं। यूनुस शेख जो शहर के वालिद है, उन्होंने जो बयान दिया था वो पार्टी उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं थी। जब उन्होंने है तो राजनीति के अंदर शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए और एक आपका विरोध के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डिसेंसी झलकनी चाहिए। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस ताल्लुक से हमने यूनुस शेख साहब से भी बात किए थे कि इलेक्शन हो गया है करके। लेकिन
अगर इसको कोई तोड़ मरोड़ के ये कह रहा है कि हम मुमरा के अंदर किसी हिंदुओं को नहीं आने देंगे, तो ये टोटली गलत तरीके से, डिस्टॉर्टेड, मिस्चीवियस तरीके से इसको पेश करने की कोशिश। उन्होंने जब जितेंद्र आव्हाड के बारे में ये कहा था क्योंकि उनकी पर्सनल राइवलरी इतनी ज्यादा हो गई थी, इसके बावजूद भी पार्टी ने उनसे बात की, मैंने खुद ने उनको समझाया ये बात को कि ये इस तरह का नहीं करना चाहिए। अब आप ये कह रही है कि शब्दों का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। आरिफा जी, कुछ बातें मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया है। नितेश राणे का मैंने एक ऑडियो सुनाया, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उनके वालिद, उनके भाई, सब मंत्रियां हैं, नेते है उसमें। उनका स्टेटमेंट है कि हम मस्जिद में घुस घुस कर मुसलमानों को मारेंगे करके। क्या पुलिस एक सादी नोटिस उनको दी है? एक वहां पे अमरावती के अंदर एक फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी की नेता हो गई है। मैंने उनके बारे में भी क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं आपके पास बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस वक्त गुस्से में था जब उसने ये कहा कि अगर कोई इस तरह की भाषा करेगा तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम है तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान जो गर्व के साथ ये कहता है कि ये मेरा देश है, और हम भी एमआईएम वाले भी पूरे फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि ये देश हमारा है, तो ये ऐसे नौटंकी बाज है तो आएंगे हर रोज। कोई कहता है कि मस्जिद में जाके घुस के मार देंगे, कोई कहता है कि उठो इनको पाकिस्तान भेज डालो करके उसमें। और जो भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कानून मेरे लिए अलग बना हुआ है और कानून उनके लिए अलग बना है? शहर के लिए, बच्ची के लिए अलग कानून सेक्शंस बने हुए हैं और उनके लिए अलग सेक्शंस बने, ऐसा तो नहीं है। तो पुलिस अगर नोटिस नहीं दे रही है और तुम हमको ये कह रहे हैं कि तुम खामोश बैठ के सुनते रहो, तुम्हारा काम सिर्फ सुनने का है, वो तुमको गालियां भी देंगे। आपको याद होगा ये गालियों का हद जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था आरिफा जी, तो एक धर्म गुरु है यहाँ पे हिंदू धर्म के, जो भगवा चोला ओढ़ के लोगों को प्रवचन देते हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे मुसलमानों, तुम्हारे को तो काम है कि गालियां सुनते रहो। आज जो दुनिया जिनको है तो मानती है, हमारा वजूद जिनकी वजह से है, ये ऐसे भगवादारी जो अपने आप को है तो भगवान के ये बताते हैं, भक्त बताते हैं करके उसमें, तो ये मवालिया जिस तरीके से अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, माहौल बहुत खराब है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूं कि ऐसे दौर में जब आपको चिढ़ाया जा रहा हो, बुली किया जा रहा हो, आपको अपमानित किया जा रहा हो, ऐसे में बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है कि उस सब को बर्दाश्त करके एक पब्लिक पोस्चरिंग और किस तरह से आप आई एम सॉरी आरिफा जी, मतलब देयर इज अ लिमिट, हर चीज की एक मर्यादा होती है, हर चीज का। देखिए वो दौर गया है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गांधी जी के उस दौर के अंदर कि किसी ने यहाँ पे एक चाटा मार दिया तो आप दूसरा गाल दे दे करके, ये वो दौर खत्म हो चुका है। अगर आज हमने इन बातों का अगर विरोध नहीं करे, मैं तो पुलिस वालों से, मुमरा की पुलिस वालों से पूछ रहा था कि ये मेरे पास स्टेटमेंट है, अब चलिए बताइए महाराष्ट्र पुलिस कि कितने लोगों को आपने नोटिस इश्यू किए हैं। जो स्टेट नहीं, बहुत जरूरी है, नहीं बिल्कुल, और आपका संवैधानिक हक है, ये लोग हर रोज दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील तुम और तुम्हारी पार्टी गालियां सुनो, खामोश रहो। इम्तियाज साहब, विरोध करना आपका हक है, बल्कि आपका ये फर्ज है कि आप विरोध करें। मैं सिर्फ स्टाइल की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, और किस तरीके से, किस वोकैबुलरी में जवाब दिया जाए ताकि पलट के वापस फिर आप ही के ऊपर ना आए और उसी समाज को नुकसान ना पहुंचे जिसको रिप्रेजेंट करने का दावा आप करते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ बहस में। एक विवाद इस पर भी है कि शहर शेख के पुराने फ़ोटोग्राफ्स निकले हैं। मुझे नहीं लगता, मैं खुद एक महिला हूँ, एक मुस्लिम महिला हूँ, और अक्सर मुस्लिम महिला इस पूरी पॉलिटिक्स में एक तरह से एक शिकार के तौर पर, एक हथियार के तौर पर देखी गई है। लेकिन सवाल ये जायज़ बनता है, क्योंकि इतनी बहस हो रही है इस पर, वो ये कि एमआईएम ज्वाइन करने से पहले सहर शेख हिजाब नहीं पहनती थी, उनकी ड्रेसिंग काफ़ी वेस्टर्न थी, अचानक वो बुर्क़े में, हिजाब में आ गई। सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या एमआईएम की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत मॉडल और धार्मिक मुस्लिम बनना ज़रूरी है? क्या ऐसी कोई शर्त है कि बिना हिजाब या बिना दाढ़ी के कोई व्यक्ति एमआईएम का हिस्सा नहीं हो सकता? ऐसा है क्या? नहीं आरिफा जी, एमआईएम के हमारे दो सितारे हैं, एक असदुद्दीन अवैसी साहब है, एक अकबर अवैसी साहब है। तो असद साहब को तो आपने देखा होगा कि दाढ़ी में, टोपी में, शेरवानी के अंदर, और उन्हीं के छोटे भाई जो मजलिस के हमारे सुपरस्टार है, वो पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं लगाते हैं। हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है।
हम बेसिकली हम चाहते हैं कि इस देश की राजनीति, इस देश को मजबूत करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को भी मेन स्ट्रीम के अंदर आना पड़ेगा। और वो कब आएगा? जब आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। एंड टू स्टार्ट विथ, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? महानगर पालिका से होगा, नगर परिषद से होगा, जिला परिषद से होगा, तब जाकर है तो हम एमएलए और एमपी का ख्वाब देख सकेंगे करके। आज 125 सीटें एमआईएम की महाराष्ट्र के अंदर क्या आ गई है, तो सारे सियासी गलियारों के अंदर इतनी हलचल मच गई है कि अब देश को खतरा, महाराष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। किस बात का खतरा? लोकशाही के अंदर हर एक को अगर इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, तो आपको इस बात की चिंता क्यों सता रही है कि मुंबई में हम 8 सीट जीत गए हैं, मुमरा में 5 जीत गए हैं, औरंगाबाद में 33 सीटें जीत गए हैं करके? तो ये तकलीफ जो है वो कुछ और है, और उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा कहीं पर और निकाला जा रहा है करके उसमें। तो यकीनन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। हम बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आज के दिन, कोई शर्त तो नहीं है कि एक खास तरीके से ड्रेसअप होना पड़ेगा, ऐसी कोई शर्त तो नहीं है आपकी, कोई अनरिटन रूल तो नहीं है? देखिए आरिफा जी, मेरे पास बहुत सी नॉन मुस्लिम महिलाएं जीत कर आई है, बहुत सारी। विजयश्री जाधव नाम की एक फैमिली चलाने वाली, जिसके राजनीति का कोई संबंध नहीं है, वो महिला हमारे पार्टी से चुनकर आती है, तो क्या हमने उनको ड्रेस कोड देना चाहिए कि आपको हम ये यूनिफॉर्म दे रहे हैं, ये टिकट दे रहे हैं, लेकिन आपको है तो ये कपड़ों में आना चाहिए करके? ये मीडिया ने इस तरीके से हमारी एक इमेज प्रोजेक्ट कर डाली है कि इनके पास गए तो ये ऐसा 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 होता है करके। आज शहर से जो पहनती थी वो उसका जाती पर्सनल वो है। MIM has no business whatsoever कि वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ कैसा हमारे सामने है, नो बिजनेस, नोबडी हैज दैट बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात कही आपने कि पार्टी को इससे लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल उठ जाता है, इसलिए एतराज भी हो जाता है कि ओवरनाइट ये जो तब्दीली हुई, ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ या सिर्फ चेंज ऑफ पॉलिटिक्स हुई? क्या वोट के लिए अपना टायर बदला गया? बिल्कुल उनका शहर का ये निजी मामला है, वो जैसा चाहें अपनी जिंदगी जिएं। आखिरी 2 सवाल बहुत संक्षेप में कि इन बयानों के साथ साथ एक बयान, मुझे नहीं पता आप इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहेंगे या नहीं, अकबर ओवैसी साहब का बयान आया इसी हफ्ते के अंदर, जिस दौरान सहर शेख का बयान था, जिसमें उन्हीं 15 मिनट को वो याद कर रहे हैं जिस विवादित बयान के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मुझे सख्त एतराज़ हुआ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो भारत के सेक्युलर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में न सिर्फ यकीन रखता है, मैं हर दिन काम सिर्फ इसलिए करती हूँ कि इस संविधान की रक्षा हो सके और ये आगे बढ़ सके, वो अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगाते हैं? क्यों धार्मिक नारों को लेकर आ रहे हैं? अगर एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारों से फिर हम एतराज कैसे कर पाएंगे? हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज दलितों का जब कार्यक्रम होता है उसके अंदर जय भीम का नारा लगाया जाता है, सिखों का कोई अकाली दल का प्रोग्राम होता है, वाहेगुरु का लगाया जाता है। नहीं, लेकिन जय भीम कोई भगवान नहीं है। हिंदुओं का कोई कार्यक्रम होता है उसके अंदर जय श्री राम लगाया जाता है। और अगर अल्लाह अकबर लगा दिए है तो फिर ये क्या मतलब? हमने अपने मजहब से अलग हो जाना चाहिए? ठीक है, राजनीति के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आरिफा जी एक सेकंड, आपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब का नाम लिए है। ठीक है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की 15 साल पुरानी एक स्पीच, उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। आज मुझे बताइए कौन सा ऐसा नेता है इस देश के अंदर जिसने इतनी भयानक बातें करी है मुसलमानों के ताल्लुक से? किसको जेल भेजा गया है मुझे बताइएगा। आपकी बात जायज है। हम बार इस मुद्दे को इसलिए जिंदा रखते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर इम्तियाज जलील, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के लिए कानून है, तो वही कानून नीतीश राणे के लिए है, संग्राम जगताप के लिए है, ये वो जो महिला है फिल्म एक्ट्रेस जो थी एक काजल हिंदुस्तानी भी है, नवनीत राणा, ये ऐसे कैरेक्टर्स के लिए भी वही कानून है ना, तो उनके ऊपर आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जय श्री राम के नारे लगने चाहिए या अल्लाह अकबर के नारे लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। मैं आपसे हरगिज भी सुनिए आरिफा जी, वन सेकंड। मैं पार्लियामेंट के अंदर, मुझे है तो ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैं पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए जाकर बैठा। जब भी स्पीकर एंटर होते हैं, जब भी स्पीकर आते हैं अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान होने के लिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, अपने जर्नलिस्ट कलीग से पूछिएगा कि सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है वो जैसे ही स्पीकर एंटर होते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते। हमने कभी कोई एतराज नहीं किया। गलत है। पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक धार्मिक स्थान है। अगर वहां पर स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के अगर उन्हें खामोश नहीं बिठा रहे हैं तो ये नीचे
एक गलत को दूसरे गलत से काटा नहीं जा सकता, दोनों चीजें गलत हैं। मुझे पिछले 12 साल से मैं लगातार हर रोज इसी कार्यक्रम में यहीं वायर पर बैठकर लगातार आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ लोगों की जो धर्म और राजनीति का मेल करते हैं। धर्म और राजनीति के मेल से ही देखिए, तीसरी बार हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि अलग अलग होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। हमारा यूरोप का सेक्युलरिज्म नहीं है जहां एब्सेंस ऑफ रिलीजन है, लेकिन हमारा सभी धर्मों का मेल, यानी कि अगर आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं अपनी रैली में, तो फिर दूसरे धर्मों के भी नारे लगाइए, फिर मुझे एतराज नहीं होगा। क्योंकि आपके तो अभी अभी जो कॉर्पोरेटर्स चुन के आए उनमें एक दलित भी हैं, तो मुझे एतराज नहीं होगा अगर आप या तो सारे धर्मों के नारे लगाइए या आप किसी धर्म का नारा मत लगाइए। नहीं, देखिए हम भी चाहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो पार्लियामेंट से कर दी जाए। हमारी ये मांग है आपके जरिए कि पार्लियामेंट के अंदर जहां पर सभी राज्य के सभी जात, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग आते हैं अपने अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन लेके, तो वहां पे अगर इसकी शुरुआत हो जाए और वहां पर प्रधानमंत्री ने अगर ये ऐलान कर दिया कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के अंदर धार्मिक नारे नहीं लगाए जाएंगे, हम पूरी तरीके से हम उसका पालन करेंगे उसमें। उम्मीद है कि ये लेकिन मैसेज पहुंचेगा आप तक इस आरिफा जी, वीडियो के जरिए। ये अब दौर खत्म हो चुका है कि आप सब करें तो सब माफ है, हम मुफ्त भी करें तो वो खत्म भी करके छूट जा रहे हैं, हम मुफ्त भी कर रहे हैं तो बदनाम हो जा रहे हैं इसमें। तो ये कब तक चलेगा? ये इसका विरोध हमें करना है। बिल्कुल, समय समाप्त हो गया है इम्तियाज साहब, और मैं अगले इंटरव्यू में आपसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि आपके पॉलिटिकल प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे चुनावी सवाल थे मेरे पास जो रह गए इस इंटरव्यू में पूछने के लिए। समय की अपनी सीमा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।